दोस्तों नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त एम आलम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बना हुआ है तो वहाँ पे और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। तो कई सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक बहुमत के प्रकार का भी है, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है। कई तरीके के प्रश्न हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कन्फ्यूज़न क्यों आता है, कैसे आता है। जैसे अगर CAG कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को हटाना है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। स्पीकर को हटाना है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरीके से अगर लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और चेयरमैन को हटाना है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेसिडेंट को हटाना है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं जो पारित की जाती है हटाने के लिए या फिर विधेयक पारित कराने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बहुमत के बारे में अगर आपके पास एकदम क्लियर कट आपके पास जानकारी अगर नहीं है तो हमेशा आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। और चूँकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पे सारे बहुमत हैं तो इसलिए क्या होता है और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें इसी बात की कोशिश किया हूँ कि आपको एक ही जगह पे सारे बहुमत के प्रकार और उसके यूजेस जो हैं, एप्लीकेशन जो हैं, वो आपको बता दिया जाए ताकि एक जगह पे कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद कन्फ्यूज़न वो लगातार कम होता जाएगा। और लगातार आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उसी कोशिश में हम आज इस टॉपिक को लेके, इस वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि बहुमत के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के बहुमत हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। और तीनों में ही क्या है, अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग कंडीशंस हैं और अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सभी को, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण बहुमत क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो सिंपल मेजोरिटी जो होती है वो ये होती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले, है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे मान लीजिए क्या है कि उस दिन आपका सदन में 200 लोग ही आए हैं और 200 लोगों में से 20 लोगों ने वोटिंग नहीं की है ना। 20 लोगों ने वोटिंग नहीं की, मतलब कितने लोगों ने वोटिंग की? 180 लोगों ने वोटिंग की, है ना। तो वो 180 का 2/3 साधारण बहुमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, है ना। तो कितना हो गया ये 90 + 1 यानी 91। अगर वहाँ पे क्या मिल गया, अगर वोट मिल गया है तो जिस उद्देश्य के लिए इस बहुमत की आवश्यकता थी वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या साधारण बहुमत है। और साधारण बहुमत जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, मतलब कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला बहुमत है और बहुमत का प्रकार है। जैसे आप अगर क्या कहें कि प्रस्ताव जो विभिन्न प्रकार के आते हैं ना, प्रस्ताव आते हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, इस प्रकार के जितने प्रस्ताव हैं वो सभी के लिए क्या है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है उसको पारित करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करें धन विधेयक और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक और कोई साधारण विधेयक, इन सभी विधेयकों को पारित करने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साधारण विधेयक में ही जैसे देखते हैं आप क्या कि राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा वगैरह में परिवर्तन करना है ना, विधान परिषद की स्थापना करना है या फिर उसका एवोल्यूशन करना है यानी उसको हटाना है। ये सभी चीज़ें जो है ना वो साधारण बहुमत की मांग करती है और साधारण बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो ये उद्देश्य जो है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साधारण बहुमत है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ये बहुमत का प्रकार है। आइए अगला हम देखते हैं, दूसरा है प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव बहुमत की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर देन मेजॉरिटी अगर लिखा हुआ है ना,
देन मेजॉरिटी अगर लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी ही है। या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, तात्कालीन सदस्यों का बहुमत, तात्कालीन सदस्यों का बहुमत अगर कहा जा रहा है तो उसका मतलब भी क्या होता है, तात्कालीन सदस्यों का बहुमत, इसका मतलब भी प्रभावी बहुमत ही होता है। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ आपको प्रभावी बहुमत नहीं दिया है, अगर तात्कालीन सदस्यों का बहुमत दिया है, अगर आपके पास इस बात की नॉलेज नहीं है तो आप क्या है, ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रभावी बहुमत की बात की जा रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी बहुमत क्या होता है भाई? प्रभावी बहुमत वो होता है कि टोटल सदस्यों में से जो रिक्त सीटें हैं, रिक्त हैं वहाँ पे जो पद, उनको उसमें से क्या है, टोटल सदस्यों में से माइनस करके फिर उसके बाद उसका जो बहुमत है वो निकाला जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, टोटल इस समय लोकसभा में सीट है वो क्या है, 543 है। 543, पहले 545 हुआ करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन जो सदस्य नॉमिनेट होते थे उनके एक्सटेंशन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या है, वो 2 सदस्य जो हैं वो जो पहले वहाँ नॉमिनेट होते थे अब वो नहीं है, तो 543 टोटल सदस्य संख्या रह गई है। अब इसमें मान लेते हैं क्या कि जो पद रिक्त है, तो रिक्त की बात करें तो कैसे कैसे हो सकता है, या तो मृत्यु हो जाए सदस्य की, है ना, या फिर वो त्यागपत्र दे दे, या फिर उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, है ना। तो इन तीनों तरीकों से क्या होगा कि वो पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसे सदस्य जो हैं वो 9 है ना, 9 सदस्य हैं ऐसे जिनकी मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है या उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया है, तो 9 पद जो हैं वो रिक्त हो गए हैं। तो 543 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो आएगा 534, 534 है ना, तो 534 आएगा। अब इसका क्या है, इसका बहुमत की बात की जा रही है ना, तो बटा 2 करेंगे अगर, तो 2 दूनी 4, 2 चिक्का 12, 2 सत्ते 14 प्लस 1 मतलब 268। अगर इतने सदस्य जो हैं जिस उद्देश्य से बहुमत की आवश्यकता पड़ रही है, प्रभावी बहुमत की, तो अगर इतने सदस्यों के द्वारा उसके पक्ष में वोट कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रभावी बहुमत से वो उद्देश्य पूरा हो गया, यानी जिस भी कार्य के लिए उस बहुमत की आवश्यकता थी वो कार्य पूरा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रभावी बहुमत या देन मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी या तात्कालीन सदस्यों को बहुमत कहा जाता है तो हमें क्या है, ये चीज़ हमको याद रखना है क्या, कि टोटल सदस्य में से जो रिक्त पद हैं उसको माइनस करने के बाद उसका जो बहुमत आता है उस बहुमत को क्या कहते हैं, हम प्रभावी बहुमत कहते हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है प्रभावी बहुमत, तो प्रभावी बहुमत जो इस्तेमाल होगा, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। और राज्यसभा की बात करें हम तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। इसी तरीके से विधानसभा की बात करें हम तो विधानसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और अगर विधान परिषद है राज्य में तो विधान परिषद का क्या होगा, सभापति और उपसभापति, यानी 2 2 4 2 6 2 8 पदों के लिए क्या है, अगर हटाना है उनको तो वहाँ पे प्रभावी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे समझ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। हम बात करने जा रहे हैं अब विशेष, ये तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी जिसको कहते हैं। इसमें क्या है, पहला जो है वो ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत की बात की जा रही है। मान लेते हैं क्या कि अगर 300 लोग हैं और उसमें उपस्थित हैं ये 300 और उसमें से 251 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है ना। तो जो उपस्थित हैं और उसमें भी जो मतदान कर रहे हैं, जो मतदान नहीं कर रहे हैं यानी 49 सदस्य इसमें मतदान नहीं कर रहे हैं तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिन्होंने मतदान किया हम उसी की बात कर रहे हैं। तो 251 सदस्यों ने क्या किया है, वोट किया है। अब इसका 2/3 बहुमत है ना, तो इसका 2/3 बहुमत कितना हो जाएगा भाई, 3 21 3 8 24 3 8 24, कुछ ऐसा राउंड फिगर लिया जाए जिससे क्या हो कि आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाए। 2/3 करना है तो
ठीक है, ले लेते हैं वैसे ही, है ना। 3 8 जा 24 और 1 है तो 3 3 जा 9 और फिर बचा 2 2 6, है ना। मतलब ये 84 मान लेते हैं। 83.6 आ रहा है तो 84 मान लेते हैं और ये इंटू 2 तो ये 2 चौको 8 हो गया, 2 8 16, यानी 168 जो सदस्य हैं। अगर क्या है कि जिस उद्देश्य से ये लाया गया है, इसकी मतलब जिस उद्देश्य से के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, उस विशेष बहुमत के अगर 168 अगर प्राप्त हो जाता है तो जिस उद्देश्य से लाया गया वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, यानी विशेष बहुमत हमको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है ये कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की बात की जा रही है। हमने एक डेटा लिया है 300 मान लीजिए उस दिन उपस्थित थे, उसमें से 251 ने क्या किया है, वोटिंग किया है। हम इसका जो वोटिंग करने वाले हैं उसका 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया है 168 राउंड फिगर में है ना। और अब हम ये देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल जो होगा आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार के विशेष बहुमत की इन दोनों अनुच्छेदों में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। आर्टिकल 249 कहाँ इस्तेमाल होता है, आर्टिकल 249 इस्तेमाल होता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर ये संकल्प पारित कर देती है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, अर्थात राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान करने के लिए राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर कोई संकल्प पारित करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद क्या करती है, कानून बना सकती है, ठीक है ना। उस पर संसद कानून बना सकती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से अनुच्छेद 312 की बात करें तो इसमें भी क्या है, राज्यसभा की भूमिका होती है। राज्यसभा अगर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित करती है तो इससे क्या होगा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा, मतलब संसद जो है अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा, भारत में भी अगर अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो क्या क्या है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, और ये IFS है। IFS ये फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, ठीक है। तो ये 3 जो है अखिल भारतीय सेवा है। अगर कोई और अखिल भारतीय सेवा का अगर गठन करना है, जैसे आजकल बात चलती है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात चलती है, तो अगर इस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को अगर स्थापित करना है तो वहाँ जो इनिशिएटिव होगा वो राज्यसभा की तरफ से होगा और बहुमत क्या होगा, विशेष प्रकार का। उसमें भी पहला प्रकार होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से। अगर ऐसा संकल्प पारित होता है तो संसद क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, आपका विशेष बहुमत का पहला प्रकार हुआ, है ना। ये विशेष बहुमत का पहला प्रकार हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम क्या विशेष बहुमत के दूसरे प्रकार पे। इसमें क्या कह रहा है, ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, है ना। जो साथ में भी ध्यान रखना है आपको कि जो कुल के आधे से कम ना हो। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कुल के आधे से कम ना हो, दोनों कंडीशन जो है जब पूरी होगी तब जा कर के क्या है, जिस उद्देश्य के लिए इस विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तभी वो उद्देश्य पूरा हो सकता है ना। तो ध्यान ये रखना है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और साथ ही साथ जो कुल के आधे से कम ना हो। जैसे मान लेते हैं क्या कि उस दिन 400 सदस्य जो हैं वो उपस्थित थे, 543 में, वो लोकसभा की बात कर रहे हैं अगर, तो 543 में 400 लोग उस दिन उपस्थित थे और 400 लोगों में से 351 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। 351 लोगों ने मतदान किया, तो ये क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जो कुल के आधे से कम ना हो। तो पहले हम इसका 2/3 निकालते हैं। तो इसका 2/3 अगर निकालें हम तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना, और इक्वल टू 234,
है ना। तो ये क्या हुआ, उस दिन जो उपस्थित थे 400 लोग, उसमें से 351 लोगों ने वोट किया और 351 लोगों का अगर हमने 2/3 बहुमत निकाला तो ये आंकड़ा हमारे पास आया 234, है ना। और ये क्या कह रहा है दूसरा, कि ये जो 234 आया है वो कुल के आधे से कम ना हो। मतलब अगर हम बात करते हैं क्या 543 सदस्य टोटल हैं, तो इसके आधे की बात अगर करें हम तो ठीक है, मतलब 272 है ना, ये है आधे की बात कर रहे हैं हम, आधे की बात कर रहे हैं, ये 272 का आंकड़ा आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/3 यानी 234 जो आया है ये क्या है 272 से कम है, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता थी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उसका 2/3 जो है, जो आंकड़ा आया है वो कुल के आधे से क्या है कम है, जबकि उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा क्या हुआ और ज़्यादा कड़ा हो गया, टफ हो गया, रिजिड हो गया। इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, जिसमें क्या है फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। मतलब बहुत ज़्यादा कठोरता भी नहीं है उतनी, या कहा सकता है कठोरता भी है जहाँ ज़रूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है जहाँ जितनी ज़रूरत है ना। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के संविधान की बात किया जाए तो वहाँ क्या रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा क्या है फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला है। लेकिन हमारे संविधान की बात करें हम तो दोनों का क्या है एक प्रकार से मिक्सचर है। हमने देखा कि बड़े आसानी से भी विधेयक पारित होते हैं और बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको टफ भी कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये टफ देख ही रहे हैं आप कि उपस्थित मतदान करने वाले का 234 आ रहा है और ये भी साथ में कंडीशन है कि कुल के आधे से कम ना हो, तो यहाँ है 272। यानी ये आंकड़ा जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मेरे समझ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना। जैसे इसके लिए कह सकते हैं क्या CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें हम, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, इनको हटाने के लिए क्या है, इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है और जो सारी चीज़ें तय की गई हैं संविधान के द्वारा, उसको क्या है, उसको टफ बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से देखने से यही चीज़ समझ में आती है कि ये जो पद हैं इनको काफ़ी एक तरीके से स्वतंत्रता मिली हुई है और ये पद जो है निर्भीक होकर के अपना काम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, हम थोड़ा सा अभी आगे चलेंगे तो विशेष बहुमत संविधान संशोधन में भी देखेंगे, इसी में ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस जो स्लाइड है इस पर जो भी चीज़ें हैं उसको पहले क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, है ना। तो कुल सदस्य संख्या की बात करें, अगर लोकसभा की बात करें तो कितना है 543 है। अब इसका 2/3 कितना होगा, इसका 2/3 होगा यानी 362, 362 अगर ये आंकड़ा अगर आ रहा है तभी क्या होगा, जिस उद्देश्य से इस बहुमत की आवश्यकता है वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और जो इसका प्रयोग है वो क्या है, एक जगह होता है, वो क्या है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए होता है। तो प्रेसिडेंट को हटाना आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ है ना। इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि इम्पॉसिबल के बहुत करीब है ना, नामुमकिन के बहुत करीब है। इस तरीके का जो बहुमत की डिमांड की गई है बहुत मुश्किल से ही प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट को हटाने में इसका क्या होता है, इस प्रकार के बहुमत का इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या देखा, विशेष बहुमत में हमने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये पहला है। दूसरा जो है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और जो कुल के आधे से कम ना हो, ये और ज़्यादा सा टफ हो गया है। और तीसरा वाला जो है वो क्या है, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है, जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए किया जाता है, इस बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो, 3 प्रकार हो गए, है ना। अब हम इसी में क्या है और चीज़ें देखते हैं। विशेष बहुमत, तो जो विशेष बहुमत होता है वो उसमें संविधान संशोधन की बात की जाए अगर, तो संविधान संशोधन में भी 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक तो ये विशेष बहुमत है क्या, कि जो उपस्थित हो मतदान करने वाले का 2/3 और जो कुल के आधे से कम ना हो, है ना, एक ये वाला। और दूसरा जो है वो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन की बात करता है ना। तो ये कंडीशन है। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, फंडामेंटल राइट में आपको कोई संशोधन करना है,
या फिर डीपीएसपी में आपको कोई संशोधन करना है तो इसमें क्या है, ये विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल का, जो कि कुल का आधे से कम ना हो, है ना, ये होगा। और इसके अलावा विशेष बहुमत और प्लस कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की बात कर रहे हैं जो, तो इसका जो प्रयोग होगा वो कहाँ होगा भाई, जैसे ज़्यादातर देखिएगा जो संघीय व्यवस्था है उसमें कोई फेरबदल किया जा रहा है, जैसे केंद्र और राज्य की अगर कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है, विधायी शक्ति में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करने की बात की जा रही है। 7वीं अनुसूची का मतलब क्या हुआ, 7वीं अनुसूची का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या है, आपका सेंट्रल लिस्ट है, मतलब केंद्रीय सूची है, और स्टेट लिस्ट है यानी राज्य सूची है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है, जिसमें क्या है, शक्तियों का एक तरीके से बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो अगर इसमें कोई, अगर 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना है, इसका मतलब क्या हुआ, संघीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन। तो ऐसे जो मामले हैं इसमें क्या किया जाता है, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों का समर्थन की बात की जाती है ना। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए क्या है, केंद्र में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वहाँ पर कोई चेंज करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन लाना है आपको, तब भी क्या है, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे संविधान के भाग 20 में आपका अनुच्छेद 368 है ना, 368 के तहत ही संविधान संशोधन किया जाता है। अगर इसमें भी कोई परिवर्तन करना है तो भी क्या है, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन वहाँ पे चाहिए, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन की अगर बात की जा रही है तो ये अपने यहाँ विधानमंडल में कौन से बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, संकल्प पारित करेंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखना है, ये साधारण बहुमत से क्या करेंगे, अपने यहाँ उस प्रस्ताव को पारित करेंगे, है ना। यानी जो राज्य हैं समर्थन देने के लिए साधारण बहुमत से क्या करेंगे, इस चीज़ को पारित करेंगे, ठीक है। तो मेरे समझ से आपको बातें समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने बहुमत के जो भी प्रकार हैं उनको भी हमने देखा, समझा, और साथ ही साथ हमने उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी हमने देखा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगा तो अच्छा बोलने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके लिए ज़रूर क्या करें, आप कमेंट करें, कमेंट में अपनी बातें जो है वो बताएं, ताकि इस तरीके के वीडियो में अगला जो वीडियो लेकर के आऊँ तो शायद थोड़ा सा और कुछ बेहतर करूँ, कुछ अच्छा सुधार उसमें कर सकूँ, ठीक है। तो मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कई बार वीडियो देखिएगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर लगातार इसके साथ सॉल्व करिएगा तो आपको और ज़्यादा क्या होगा, ये सारी चीज़ें और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।